4 दिनों की लंबी छुट्टियां रिया को 4 युगों के समान लग रही थी। पहला दिन घर के कामकाज में निकल गया, दूसरा दिन आराम करने और घर के लिए ज़रूरी सामान खरीदने में बीत गया। लेकिन आज सुबह से ही रिया को बड़ा खालीपन लग रहा था। खालीपन तो वह कई महीनों से महसूस करती आ रही थी, लेकिन आज तो सुबह से ही वह ज़्यादा बोरियत महसूस कर रही थी। बाई खाना बनाकर जा चुकी थी। सुबह के 11 ही बजे थे। रिया का नहाना धोना नाश्ता भी हो चुका था। झाड़ू पोछा और कपड़े धोने वाली बाइयाँ भी अपना अपना काम करके जा चुकी थी। यानी अब दिन भर ना किसी का आना जाना नहीं होना था। टीवी से बोर होकर रिया ने टीवी बंद कर दिया और फ़ोन हाथ में ले उसने थोड़ी देर बात करने के इरादे से अपनी सहेली पूजा को फ़ोन लगाया। हेलो, उधर से पूजा का स्वर सुनाई दिया। हेलो पूजा, मैं रिया बोल रही हूँ। कैसी है, क्या चल रहा है? रिया ने बड़े उत्साह से कहा। ओह! पूजा का स्वर जैसे ही तीव्र हो गया, रिया की आवाज़ सुनकर, ठीक हूँ, बस घर के काम कर रही हूँ। खाना नाश्ता और बच्चे, और क्या, तू बता? कुछ नहीं यार, बोर हो रही थी तो सोचा तुमसे बात कर लूँ। चलना दोपहर में पिक्चर देखने चलते हैं। नहीं यार, आज चिंटू की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं नहीं जा पाऊँगी। चल अच्छा, फ़ोन रखती हूँ, मैं घर में ढेर सारे काम हैं। पिक्चर देखने का मन तो मेरा भी कर रहा है, पर क्या करूँ, पति और बच्चे के ढेर सारे काम और फरमाइश होती है। कहकर पूजा ने फ़ोन रख दिया। रिया से उसने और कुछ नहीं कहा, लेकिन फ़ोन डिस्कनेक्ट होने से पहले रिया ने पूजा की वह बात स्पष्ट रूप से सुन ली थी, जो उसने शायद अपने पति से बोली होगी। इस रिया के पास घर गृहस्थी का कोई काम तो होता नहीं, दूसरे को भी अपनी तरफ फुर्सतिया समझती है। बोलते समय स्वर की गीज साफ महसूस हो रही थी। फिर पल्लवी का भी वही रवैया, यानी रिया से बात करने के लिए ना तो किसी के भी पास फुर्सत है और ना ही दिलचस्पी। सब के सब आजकल उससे कतराने लगी है, जबकि ये तीनों तो किसी जमाने में उसके सबसे करीब हुआ करती थी। एक गहरी सांस भरकर रिया ने फ़ोन टेबल पर रख दिया। अब किसी और को फ़ोन करने की उसकी इच्छा ही नहीं रही। वह उठकर गैलरी में आ गई। नीचे की लॉन में बिल्डिंग के बच्चे खेल रहे थे। न जाने क्यों उसके मन में एक हुक सी उठी और आंख भर आई। किसी के शब्द कानों में गूंजने लगे थे। तुम भी अपने माता पिता की इकलौती संतान हो। रिया और मैं भी, हम दोनों ही अकेलेपन का दर्द समझते हैं। इसीलिए मैंने तय किया है कि हम ढेर सारे बच्चे पैदा करेंगे, ताकि हमारे बच्चे को कभी अकेलापन महसूस ना हो। महेश हंसते हुए अक्सर रिया को छेड़ते रहता था। बच्चे को अकेलापन का दर्द महसूस न हो कि चिंता करने वाले समीर की खुद की ही जिंदगी को अकेला करके सूनेपन में धकेल आई थी रिया। लेकिन तब कहाँ वह सोच पाई थी कि एक दिन खुद इतनी अकेली होकर रह जाएगी। क्या हो पाई कविता और गौरव की शादी? कितना गिड़गिड़ाया था रमेश, आखिर तक कितनी विनती की थी उसने, प्लीज़ रिया मुझे इतनी बड़ी सज़ा मत दो। मैं मानता हूँ मुझसे गलतियाँ हो गई है, लेकिन मुझे एक मौका तो दे दो, एक आखिरी मौका। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें अब से शिकायत का कोई मौका न मिले। रमेश बार बार अपनी गलतियाँ की माफ़ी मांग रहा था, उन गलतियों की जो वास्तव में गलतियाँ थी ही नहीं। छोटी छोटी अपेक्षाएं, छोटी छोटी इच्छाएं थी जो एक पति सहज रूप से अपनी पत्नी से करता है। जैसे उसकी शर्ट का बटन लगा दिया जाए, बुखार से तपते और दुखते उसके माथे को पत्नी प्यार से सहला दे, कभी मन होने पर उसकी मनपसंद कोई चीज़ बनाकर खिला दे। लेकिन रमेश की इन छोटी छोटी अपेक्षाएं पर भी रिया बुरी तरह से भड़क जाती थी। उसे इन्हें पूरा करना गुलामी जैसा लगता था। नारी शक्ति, नारी स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, इन शब्दों ने उसका दिमाग खराब कर रखा था। स्वाभिमान, आत्मसम्मान, स्वावलंबी, इन शब्दों के अर्थ भी तो कितने गलत रूप से ग्रहण किए थे। उसके दिलो दिमाग ने मल्टीनेशनल कंपनी में अपनी वृद्धि के और काय कुशलता के बल पर सफलता हासिल की थी। रिया ने
फिर एक के बाद एक सीढ़ियाँ चढ़ती रिया पैसे और पद की चकाचौंध में इतनी अंधी हो गई कि आत्मसम्मान और अहंकार में फर्क करना ही भूल गई। आत्मसम्मान के नाम पर उसका अहंकार दिन पर दिन इतना बढ़ गया कि वह बात बात में रमेश की अवहेलना करने लगी। उसकी छोटी छोटी इच्छाओं को अनदेखा करके उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने लगी। उसकी अपेक्षाओं की अपेक्षा करना रिया की आदत में शामिल हो गया। रमेश चुपचाप उसकी सारी गलतियां बर्दाश्त करता रहा, लेकिन वह जितना ज़्यादा उस बर्दाश्त करता जा रहा था उतना ही ज़्यादा रिया का अहंकार और क्रोध बढ़ता जा रहा था। रिया को भड़काने में उसकी सहेलियों का सबसे बड़ा हाथ रहा। वे रिया की बातों या यूँ कहिए उसकी तकलीफ़ों को बड़े गौर से सुनती और रमेश को भला बुरा कहकर सुमिता से सहानुभूति दर्शाती। इन्हीं सहेलियां ने उससे रमेश से तलाक के लिए उस्काया। तब यही सहेलियां रिया को अपनी सबसे बड़ी हित चिंतक लगी थी। ये सब दौड़ दौड़ कर रिया के दुखड़े सुनने चली आती थी और उसके कान भरती थी। तू क्यों उसकी काम करती? तू क्या उसकी नौकरानी या खरीदी हुई गुलाम है? तू साफ मना कर दिया कर।